अमेरिका के ऐसे फुटेज तो आपने देखे ही होंगे, बट दिस इज आल्सो अमेरिका। वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री की एक ऐसी डार्क रियलिटी जो शायद ही आपने देखी होगी। यह नज़ारा है अमेरिका के फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस और सिएटल जैसी सिटीज का। यहाँ सड़कों पर आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो एक ही पोज में घंटों घंटों तक खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े और झुके हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इनकी बॉडी जम गई हो। नहीं, ये वो ह्यूमन स्टेचू परफॉर्मर्स नहीं है जो सड़क पर स्टेचू बनकर खड़े हो जाते हैं और लोगों को हंसाते हैं। ये कुछ और है और बहुत ही खतरनाक है। लोग इनका कंपेरिजन ज़ोंबी से करते हैं और यही वजह है कि इन एरियाज को लोग ज़ोंबी टाउन के नाम से जानने लगे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते कि ज़ोंबी क्या होता है, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ज़ोंबी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, एक इमेजिनरी डेड क्रिएचर जो किसी मिस्टीरियस तरीके से जादू टोने या फिर वायरस से जिंदा हो गया है। इस कैरेक्टर के ऊपर कई हॉरर फिल्में और गेम्स भी बने हुए हैं जहाँ इसकी पूरी बॉडी सड़ी हुई है और ये धीरे धीरे चलता है। इसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता और ह्यूमंस के लिए ये अग्रेसिव हो सकता है। और यही वजह है कि इन लोगों को ज़ोंबी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही हैं। इनकी भी बॉडी पर घाव सड़े हुए हैं और ये भी धीरे धीरे चलते हैं और उसी तरह हरकतें करते हैं। खैर वो अलग बात है कि ज़ोंबी एक इमेजिनरी कैरेक्टर हैं और ये रियल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है? क्या इन्हें कोई बीमारी, कोई डिजीज है? इन्हें क्या हुआ है और ये ऐसे क्यों हैं? एक्चुअली दोस्तों ये किसी डिजीज के नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रग के शिकार हैं। इतना खतरनाक ड्रग जो दो तरह के नारकोटिक्स को मिलाकर बनाया जाता है। पहला है फेंटेनाइल, एक ऐसा सिंथेटिक ओपियोइड जो मार्फिन से 50 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर इसका यूज आफ्टर सर्जरी और कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब डॉक्टर किसी बॉडी पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन को शून्य कर देता है, ये चीज वही है। और इतनी खतरनाक है कि थोड़ा सा भी ओवरडोज होने पर आदमी अपनी जान से हाथ धो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेंटेनाइल के साथ दूसरी दवा मिलाई जाती है, ज़ाइलाज़ीन, जिसे ट्रैंक और ज़ोंबी ड्रग भी कहा जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये दवा इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी, इसे जानवरों को शांत करने के लिए बनाया गया था। बट जब कोई इंसान इसे लेता है तो बॉडी लिटरली कोलैप्स करने लग जाती है। और यही वजह है कि जब इतने खतरनाक दो तरह के नारकोटिक्स को मिलाकर बनाए गए ड्रग को लोग कंज्यूम करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो सड़कों पर घंटों घंटों बिता देते हैं। कोई टेढ़ा ही रह जाता है तो कोई गिर जाता है, उन्हें अपनी सुध ही नहीं रहती। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन लोगों को इतना टेरिबल एडिक्शन हुआ और कैसे दुनिया के सबसे अमीर देश में ये सब इतना नॉर्मल हो गया। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले ही हो चुकी थी। 18th सेंचुरी में जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को मजबूर किया कि वे अनाज नहीं अफीम उगाए, क्योंकि ब्रिटेन को चाइना के साथ ट्रेडिंग में घाटा हो रहा था और वो चाइना से टी, सिल्क एंड मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि चाइना इन प्रोडक्ट्स के बदले सिर्फ चांदी ही एक्सेप्ट कर रहा था। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में जबरदस्ती अफीम की खेती करवाई और उस अफीम को चाइना में सप्लाई करने लगे। They would ship opium grown in colonial India to Canton, where Chinese traders would take it into China. As opium grew in popularity, British trade increased. In 1800, 300 metric tons of opium was shipped into China. 4 decades later, this had increased to 3,500 metric tons of opium. जब चीनी गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया तो ब्रिटिशर्स और चीन के किंग राजवंश के बीच वॉर हुई, जिसे पहला अफीम युद्ध कहा गया। एज ए रिजल्ट चाइना की हार हुई और दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें चाइना को अपने कई आइसलैंड और पोर्ट देने पड़े फॉरेन ट्रेडिंग के लिए। अब चाइना कॉलोनियल ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था, जहां अंग्रेज इंडिया से अफीम ले जाकर बेचते थे। चाइना में कई लोगों को इसकी लत लग चुकी थी। इसी दौरान अर्ली 19th सेंचुरी में अफीम दुनिया भर में फैलने लगा। अमेरिका में ये ऑलरेडी दवा के रूप में एग्जिस्ट करता था, बट आफ्टर 1850 जब चाइनीज लेबर अमेरिका में काम करने गई तो अपने साथ अफीम स्मोकिंग कल्चर ले गई, जिसकी वजह से ये और बढ़ा और अमेरिका की सिटीज में ओपियम डेंस खुलने लगे। वर्कर्स, सोल्जर्स और बूढ़े लोग इसे एज ए पेन किलर यूज करते थे। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक छोटी लहर थी। अमेरिका में इन ज़ोंबीज की प्रॉब्लम की असली शुरुआत इसके 150 साल बाद हुई। 1990s में अमेरिकन फार्मा कंपनीज ने क्लेम किया कि उनका नया पेन किलर यानी दर्द की दवा एडिक्ट नहीं बनाती, जिसका नाम था ऑक्सीकॉन्टिन। The rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. They
They don't wear out, they go on working, they do not have serious medical side effects. And so these drugs, which I repeat are our best, strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain. तो लोगों ने ये लेना शुरू कर दिया, पर कंपनियों का ये क्लेम झूठा था। और जब तक अमेरिकी गवर्नमेंट की आंखें खुली और उन्होंने इन दवाओं पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तब तक लोग इसके एडिक्ट बन चुके थे। बट जब इस पर बैन लगाया गया तो लोग स्ट्रीट ड्रग की तरफ भागे, जहां एंट्री होती है हेरोइन की। 911, where's your emergency? I need an ambulance right away. My son just overdosed on heroin. What's your address? Please, he's unconscious. Please, hurry. पर 21st सेंचुरी की शुरुआत में जब हेरोइन पर भी स्ट्रिक्टनेस होने लगी तो सप्लायर्स ने नया रास्ता निकाला, फेंटेनाइल। Fentanyl continues to flood into our communities and take lives every day. Young people are overdosing, families are being shattered, and the threat is far from over. एक ऐसा सिंथेटिक जहर जो हेरोइन से भी 50 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। America's public enemy number one is drug abuse. लेकिन बनाना सस्ता, छिपाना आसान और सेल करना एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था। इसके कुछ ही साल बाद जब डीलर्स को ये भी काफी न लगा तो उन्होंने इसमें एक और चीज मिलानी स्टार्ट कर दी, ज़ाइलाज़ीन। A powerful sedative, not intended for human use, is infiltrating the U.S. illegal drug market. The drug is called xylazine, or its street name, Trank. जो दवा जानवरों को बेहोश करने के लिए बनाई गई थी, जब इसे फेंटेनाइल के साथ मिलाया गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक ड्रग बन गया, जिसे ज़ोंबी ड्रग कहा गया। इस तरह से इंटॉक्सिकेशन ने सदियों पार करते हुए अपना रूप बदल लिया, पर इसका अंत आज भी नहीं हुआ। आज जब हम इन ज़ोंबीज जैसे दिखने वाले लोगों के बीच खड़े होते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से कॉलोनियल ट्रेड, क्रूअल्टी ऑफ पॉलिसीज एंड इनह्यूमन ट्रेड ऑफ सेल्फिशनेस ने मिलकर इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। कंपनीज और सिस्टम का तो इसमें रोल है ही, पर इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आखिर कंज्यूमर इसे कंज्यूम ही क्यों कर रहा है। ये सब जानने के बाद भी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट या कोई कंपनी उसे पकड़कर जबरदस्ती तो नहीं कह रही है कि तुम इसे कंज्यूम ही करो। जब कुछ इसी तरह का सवाल एक फॉरेन ब्लॉगर ने वहाँ के एक आदमी से पूछा तो उसका जवाब ये था, अगर लोग जानते हैं कि उन्हें मार भी सकता है तो फिर वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेरी राय में डिप्रेशन की वजह से होता है। लोग अपनी हकीकत से बचना चाहते हैं जो वो अमेरिका में झेल रहे हैं। अमेरिका के पास एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे ठीक से निपटा नहीं जाता। शायद बचपन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, माँ ड्रग्स पर थी, पिता ने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो ड्रग्स लेने लगे। जब हमने बात करी थी कि अमेरिका जैसी कंट्री में ये सब इतना नॉर्मल कैसे हुआ, तो हमने देखा था कि लोग इसे एज ए पेन किलर यूज करते थे और यही रूट कोज है। चाहे पेन फिजिकली हो या मेंटली, कोई भी आदमी नशे में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, वो उस पेन को फील करना ही नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब आदमी है जिसके पास न रहने को घर है, न खाने को मील और न ही करने को काम, तो ऐसी सिचुएशन को वो आदमी फेस नहीं करना चाहता और नशा करना स्टार्ट कर देता है ताकि उस कंडीशन को फेस न करना पड़े, चाहे उस ड्रग को खरीदने के लिए भले उसे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। इमेजिन करो, कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई जॉब की वजह से परेशान है, कोई पैसों की प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, तो कोई अपनी रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान है। दैट मीन्स अल्टीमेटली एवरी पर्सन इज ट्रबल्ड। हर किसी को किसी न किसी रीजन से स्ट्रेस है और वो उस कंडीशन से बचने या भागने के लिए नशे की शरण लेता है जहाँ वो उस सिचुएशन को फील न कर पाए। खैर, वो अलग बात है कि नशे की शुरुआत के कई डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, बट अगर आदमी ये जानता है कि मैं इसका एडिक्ट हो रहा हूँ और ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है तो वो उसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। बट अगर आदमी ये जानता है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है और वो फिर भी उसे नहीं छोड़ना चाहता तो उसका यही रीजन है जिसकी अभी हमने बात करी। वो अपनी सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहता। अमेरिका के इन लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इनके पास घर नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है और कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। ये लोग ड्रग डीलर्स के लिए सबसे इजी टारगेट हैं। पैसे नहीं होने की वजह से ये लोग फुटपाथ पर भीख तो मांगते ही हैं, साथ ही चोरी भी करते हैं और यही वजह है कि इन एरियाज के घरों पर आपको ऐसे कटीले तार देखने को मिलते हैं ताकि ये लोग वहाँ से कूदकर चोरी न कर सके। यहाँ के घर भी बहुत सस्ते हैं बिकॉज लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते। तो अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इतने अमीर देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है? वैसे तो ये काका दुनिया भर के देशों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, पर क्या इन्हें अपने देश का ख्याल नहीं? क्या अमेरिकी गवर्नमेंट इन लोगों को बचाने और ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रही है? रिपोर्ट्स बताती है कि फेंटेनाइल का पाउडर चाइना और मेक्सिको से आता है। छोटे पैकेट्स में लाखों डोज होती हैं और बॉर्डर कंट्रोल इसे रोक ही नहीं पाता। ये वही सप्लाई चेन है जिसे अमेरिका आज तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिस्टम में बैठे लोग भी इसमें इंक्लूड हैं। लोग इस बात को नहीं जानते, सरकार इसे सप्लाई करती है। सच में? हाँ सच में, सरकार ही सप्लाई करती है।
इन होमलेस लोगों के पास तो आईडी तक नहीं होती। बहुत से लोग रिहेब जाते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद में फिर से वापस उसी सड़क पर उसी हालत में मिलते हैं। कई बार इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और छोड़ दिया। अब तो हालात ये हैं कि पुलिस भी इनके सामने से गुजर जाती है, डॉक्टर भी इनका इलाज नहीं करना चाहते। तुम सरकार से मदद क्यों नहीं मांगते? तो क्या सरकार क्या करेगी? आखिरी बार जब मैं अस्पताल गया था तो उन्होंने कहा कि ये गंदगी कहीं और ले जाओ। कहा मैं एक नशेड़ी कचरा हूँ। मुझे गर्दन से पकड़कर अस्पताल से बाहर फेंक दिया। वो हमें इंसान नहीं समझते। कुछ सिटीज में सिर्फ इंजेक्शन साइट्स बना रखी है ताकि लोग एक लिमिट में ड्रग ले सके, ताकि उन्हें धीरे धीरे रिकवर किया जा सके। शॉकिंग चीज ये भी है कि ज़ाइलाज़ीन पर अभी तक नेशनल बैन भी नहीं लगा है, बिकॉज टेक्निकली ये जानवरों की दवा है और इसी लूप होल का फायदा उठाकर डीलर्स इसे ओपनली बेचते हैं। फिलाडेल्फिया का केंसिंगटन इलाका दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट। इन शहरों में टेंट सिटी बन चुकी है जहाँ लाखों लोग होमलेसनेस में जी रहे हैं। ये अमेरिका की वो डार्क रियलिटी है जो अमेरिकन मीडिया रेयरली दिखाता है। दुनिया को लगता है कि अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट है, हाई टेक लाइफ, रिच कल्चर, पावरफुल इकोनॉमी, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा हुआ है जिससे ये देश खुद डरता है। दोस्तों, ये सिर्फ ड्रग की कहानी नहीं है, ये वार्निंग है कि अगर किसी देश में पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ, होमलेसनेस और एडिक्शन जैसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश भी अपनी पब्लिक को नहीं बचा सकता। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है सो थैंक यू।